आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो पेरेंट्स के लिए थोड़ा इनिशियल स्टेप्स रहते हैं जिससे वो थेरेपी की जो इफेक्टिवनेस है उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो आ जाता है वो है इंडिविजुअलाइज अप्रोचेस। इसमें क्या होता है कि पेरेंट जब बच्चे की ऑटिस्टिक बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन होती है ना, उसके बाद बच्चे की थेरेपी पेरेंट लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कई सारे पेरेंट को हो जाता है कि अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करने लगते हैं, है ना, कि इस बच्चे में ये चेंजेस है, हमारे बच्चे में ये चेंजेस क्यों नहीं है, हमारा बच्चा भी सेम एज का है, वो बच्चा भी सेम एज का है ना। तो ये आ जाती है इंडिविजुअलाइज अप्रोचेस कि हर बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग होता है। हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की मेमोरी जो है, ग्रास्पिंग पावर जो है वो एक जैसी नहीं होती है। तो जब भी हम थेरेपीज लेते हैं, पेरेंट लोग थेरेपी लेते हैं, उनको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि सीबीटी में जो होता है वो पैटर्न कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं है कि हर बच्चे पे सेम ही चीज अप्लाई होती है। ठीक है, सीबीटी में क्या होता है कि हमें बच्चे की नीड को और उसकी स्ट्रेंथ को, उसके बाकी सब जो मेमोरी लेवल है, उसकी जितनी भी नीड्स हैं, स्ट्रेंथ है, मेमोरी है, उन सबको ध्यान में रख के बच्चे पे जो है हम सीबीटी की टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो सीबीटी की जो टेक्निक होती है तो वो बच्चा टू बच्चा उसके लेवल को देख के हमें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप आ जाता है वो हो जाता है ओवरलोडिंग थेरेपीज, है ना। पेरेंट्स लोगों को क्या करना है कि अपने ना क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना है ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट लोग ना एक टाइम पे बहुत सारी थेरेपी जो है अपने बच्चे पे ट्रायल लेते हैं कि एक दिन में पेरेंट जो है मल्टीपल थेरेपीज भी लेते हैं। हमने देखा हुआ है कि कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए किसी एक सेंटर में जा रहा है, ठीक है, स्पीच थेरेपी के लिए किसी दूसरे सेंटर में जा रहा है ना। कई बार पेरेंट क्या करते हैं कि ठीक है एक सेंटर में 2 महीना थेरेपी करवा रहे हैं, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू ना अपने सेंटर शफल करते रहते हैं, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थेरेपीज में। और पेरेंट की फिर ये कंप्लेन रहती है कि हमें हमारे बच्चे में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो जो है थेरेपी का सबसे मेन पार्ट जो रहता है कि थेरेपी अफेक्ट कैसे करेगी, वो मेन पार्ट रहता है कंसिस्टेंसी। थेरेपी में जो है कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा टेक सेल्फ केयर। टेक सेल्फ केयर एज अ पेरेंट। हमारे पेरेंट्स लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो पेरेंट है। ठीक है, उनको थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो हम यहाँ पे थेरेपिस्ट में बच्चे को जो काम करवा रहे हैं, है ना, वो सेम एज इट इज बच्चों को के साथ पेरेंट्स को घर पे ट्राई नहीं करना है ना। एज अ पेरेंट अपने आप को आप लोग अपनी सेल्फ केयर कीजिए, है ना। बच्चों के साथ जो नॉर्मल पेरेंटिंग स्किल्स होती हैं वो ट्राई कीजिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप आ जाता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है कि बच्चे के थेरेपिस्ट के साथ और दूसरा बच्चे का जो वो रह जाता है, स्कूल में टीचर्स हैं, कम्युनिटी है, थेरेपिस्ट हैं, इस नेटवर्क के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, जिससे आप आपकी थेरेपीज में आपके बच्चे की जो रिजल्ट है उसके एनहांस करने में उनको हेल्प मिलती है। फन प्ले, है ना। फन प्ले क्या हो जाता है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उनको एक अनस्ट्रक्चर्ड प्ले की बहुत जरूरत होती है। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले क्या होता है कि एक जो प्रॉपर आप बच्चे को कमांड ही दे रहे हो 24 घंटे की, चल ये करो वो करो कमांड में, है ना। बच्चे को फ्री माहौल देना है। ठीक है, आप हाइड एंड सीक खेलो बच्चों के साथ, नॉर्मल साइकिलिंग करवाओ बच्चे को, है ना, उनके साथ खेल कूद जंप ये वो, लेजर्स प्ले करवाओ। लेजर्स प्ले क्या होते हैं कि जो आप वर्क प्लेस से हटके, है ना, जो सारी एक्टिविटीज करते हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, है ना, ये सब एक्टिविटीज आपको जो है अपने बच्चे के साथ घर पे करनी है। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स रहते हैं ये कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो हमारे पेरेंट्स को ध्यान में रखने होते हैं, ताकि बच्चे की जो है थेरेपीज में आपको रिजल्ट है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि पेरेंट्स का ये रहता है कि हमें हमारे बच्चे में जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। थैंक यू।